गैसों का संघनन क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए, संघनन का मतलब होता है उसको कम जगह में लाना। देखिए, अगर इस रूम में मान लीजिए अगर 50 आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, जगह सबको अच्छा मिलेगा। अगर इस रूम में अगर हम 200 आदमी बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं घनापन कहीं क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कम कम दूरी में बैठना पड़ेगा, एक के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक को बैठना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं गैसों का संघनन। जब गैस को द्रव के रूप में बदलते हैं और उसे कम जगह पर क्या करते, एकत्रित करते, इकट्ठा करते, उसको बोलते हैं गैसों का संघनन। लिखिए परिभाषा, पदार्थ के गैसीय रूप को द्रव रूप में बदलना, द्रव रूप में बदलना देखिए, द्रव रूप में बदलना गैसों का संघनन कहलाता है। देखिए, क्रांतिक ताप क्या है, इसका इंग्लिश होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ताप का मतलब क्या होता है, अब देखिए समझिए क्या होता है। कोई भी गैस उसको एक निश्चित ताप पर जब लाएंगे, एक फिक्स टेम्परेचर पर लाएंगे, तब क्या होगा, संघनन होगा। क्या होगा, ये संघनन होगा, द्रव की अवस्था में आएगा। लेकिन जब उसका हम लोग ताप जब बढ़ाते रहेंगे या घटाते रहेंगे और ताप कितना भी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, संघनित नहीं होगा, द्रव के रूप में नहीं आएगा। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी गैस क्या होता है, द्रव के रूप में आता है, उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप। लिखिए उसका परिभाषा। अगला पॉइंट है गैस का ताप। देखिए क्या है, सुनो। अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, बैलून है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूकना कहते हैं, ठीक है। उसमें मान लीजिए क्या है, गैस भरा हुआ है। तो अंदर में जो गैस है, इसका जहां जहां इसका दीवार बनेगा सभी जगह क्या करेगा, एक दाब डालेगा। मान लीजिए ये क्या है, ये ऐसे मान लीजिए क्या है आप लोगों का, ये क्या है, बैलून है। इसी बैलून में होता है बैगन है, जो भी है अपना, मान लो क्या है, बैलून है। इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। तो गैस कहाँ कहाँ का, सभी जगह गैस होगा। यहाँ वाला गैस इस पर क्या करेगा, धक्का मारेगा, जल्दी निकल। यहाँ क्या करेगा, जल्दी निकल। यहाँ भी क्या करेगा, अपना धक्का मारेगा। तो जो धक्का देता है, दाब डालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसों का दाब। लिखिए उसका परिभाषा। कणों द्वारा लगने वाला बल, गैसों के कणों द्वारा लगने वाला बल, लिखा, गैस का दाब कहते हैं, या गैसों का दाब कहते हैं। चलिए एक लाइन लिख लीजिए। दाब का मात्रक पास्कल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। हाँ, पास्कल। देखिए आप लोग को एक चीज पता होगा, मान लीजिए क्या है, बर्फ है, ठीक है, बर्फ है। बर्फ को जब हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेगा तो क्या बनेगा, द्रव। और फिर द्रव को फिर हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा ना, बोले। देखिए जब गैस को हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव। और जब द्रव को फिर हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा कि बर्फ बनेगा, एक के बात है, ठीक है। इधर से जाएंगे और ऐसे करके आएंगे, ये पता ही होगा। इतना हो गया, अब आगे दिखाना है। द्रव मतलब क्या होता है, द्रव के रूप में आना। देखिए मान लीजिए बर्फ है, तो क्या बर्फ जो है द्रव के रूप में कब आएगा, जब हम लोग गर्म करेंगे तब। अब बेसी गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस रूप में चला जाएगा। तो जब कोई भी पदार्थ को
उस निश्चित ताप पर जिस पर गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, वह द्रव के रूप में आने लगेगा। उस निश्चित ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमाप। ध्यान रखना है, निश्चित ताप को बोलेंगे, अवस्था को नहीं बोलेंगे। मान लीजिए ये प्लास्टिक का कोई भी चीज है, जब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो जितने ताप तक उसको गर्म करना पड़ेगा, 50 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री 500 डिग्री, जितने ताप पर क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, उतने ताप को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमाप। तो लिखिए वो है, ये बर्फ जो है कितने डिग्री ताप पर द्रव में बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा, उड़ने लगेगा। बर्फ का बात करें, बर्फ का गोला है तो कितने डिग्री ताप आएगा, वह क्या हो जाएगा, द्रव में बनेगा। तो लिखिए बर्फ का द्रव्यमाप 0 डिग्री सी, बर्फ का द्रव्यमाप 0 डिग्री सी या 273 के 273.15 कर दीजिए, 273.15 के मतलब क्या होता है, केल्विन होता है। यानी कि बर्फ का द्रव्यमाप 0 डिग्री सी या 273.15 के होता है। चलिए आगे लिखिए, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा, ध्यान दीजिए, द्रवण की गुप्त ऊष्मा, इसका मतलब देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है। ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है, इसमें हमको जितना ताप देना पड़ेगा, ध्यान रखिए, अगर उसमें जितना ताप देना पड़ेगा क्या करने के लिए, पिघलने के लिए, उस ताप को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। हाँ, लेकिन वस्तु कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे आप लोगों के पास अगर 500 किलो वस्तु उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसमें कितना ताप लगा, वैसा नहीं। अगर कोई वस्तु है जिसको 1 kg का वस्तु होना चाहिए और उसमें जितना आपको ताप देना पड़ेगा, जितना आपको गर्मी देना पड़ेगा, तो वह वस्तु क्या हो जाए, पिघल जाए, उस ताप को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। लिखिए, बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा स्टार्ट दिए। लिखिए, बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा 3.347 × 10⁵ जूल प्रति kg होती है। बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा 3.347 × 10⁵ जूल प्रति kg होता है। आगे लिखिए, आप लिखिए, द्रव का क्वथनांक। द्रव का क्वथनांक, ध्यान दो, अरे समझो, द्रव मतलब क्या होता है, द्रव वाला पदार्थ। क्वथनांक मतलब क्या होता है, भाप बनना। तो मान लीजिए आपके पास पानी है, उसको आपको जितना गर्म करना पड़ेगा तो वह क्या हो जाए, गैस बन जाए, वाष्प बन जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव का क्वथनांक। मतलब किसी द्रव वाले पदार्थ को उतना आवश्यक ऊष्मा या उतना हीट जिस पर क्या हो जाएगा, वह गैस बनने लगेगा, वाष्प बनने लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव का क्वथनांक। दिखा दिया है, हो गया। उसका द्रव का क्वथनांक कितना होता है, इधर जल का क्वथनांक, जल कितने को बनने लगता है, 100। सही है, याद रहेगा 100। चलिए ठीक है।
देखिए अभी हम लिखाए थे द्रव, सुनो भाई, अभी लिखाए थे द्रवण की गुप्त ऊष्मा ना, तो क्या दिए थे कि ठोस पदार्थ क्या बनेगा, द्रव बनेगा, और जितना ऊष्मा लगेगा। अब आप लोग बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्या बोलेंगे, लिख रही हो तो लिख लीजिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ध्यान दीजिए, अगर आपको हम, ध्यान दीजिए, क्या पढ़ा रहे हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देखिए वाष्पन मतलब क्या होता है, वाष्प बनाना है। किस कौन बनेगा वाष्प, कोई द्रव ही बनेगा। अगर आपके पास 1 kg क्या किए हम, कोई द्रव वाले पदार्थ दे दिए, आप बोलेंगे उसको आप गर्म कीजिए, तो जब वो क्या हो जाएगा, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, आपको जितना उसमें ऊष्मा देना पड़ा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए लिखिए उसका परिभाषा। देखिए जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.59 × 10⁵ जूल प्रति kg होती है। दोबारा बोल देते हैं, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.59 × 10⁵ जूल प्रति kg होती है। आगे लिखिए अब, संघनन, संघनन लिखा है, गैसों का संघनन लिखा है, और द्रव का संघनन हो जाएगा। ठीक है, यही बात है। अब देखिए ना, जमना हो जाएगा, जमना, द्रव का द्रव हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ध्यान दो इधर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसका है द्रव का हिमांक, द्रव का हिमांक। ध्यान दीजिए, द्रव मतलब क्या, द्रव वाले कोई चीज, ठीक है, और हिमांक मतलब होता है जमना। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास पानी है तो उसमें आपको जितना क्या करना पड़ता है, ताप देना पड़ता है कि वह क्या हो जाए, जम जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव का हिमांक। बताइए, अगर आपके पास पानी है, क्या यहाँ रखेंगे पानी जमेगा, तो कहाँ रखना पड़ेगा, उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। इसका मतलब उसमें कम ताप करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा, तब जाएगा क्या हो जाएगा, ये जम जाएगा। तो वह निश्चित ताप जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव का हिमांक। लिखिए उसका परिभाषा, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। हो गया। चलिए अब एक बात लिखाएंगे, सेल्सियस और केल्विन में संबंध। क्या लिखेंगे, देखिए हेडिंग देना है आप लोगों को, सेल्सियस और केल्विन में संबंध। सेल्सियस को
डिग्री सी देखिए क्या है, एक ये सूत्र है, इस पर सवाल बनेगा अभी। सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध होता है, ध्यान दीजिए। अगर सेल्सियस, ठीक है, उसमें 273 मतलब जितना आपको सेल्सियस मिल जा रहेगा, अगर 5 सेल्सियस 10 सेल्सियस, ठीक है, अगर उसमें अगर हम 273.15 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केल्विन, ध्यान रखना है। या अगर केल्विन ही दिया हुआ है, उसमें अगर इतना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ कराया है, 30 डिग्री सी को केल्विन में बदले, 30 डिग्री सी को केल्विन में बदले, केल्विन में बदले, बोलिए तो कैसे बदलेंगे। देखिए इसको क्या करना, बदलना है केल्विन में ना, तो टी वाले में कितना को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 273.15 आज जोड़ उसमें हो जाएगा 30। अब ये क्या बन गया, के बन गया, मतलब केल्विन बन गया, तो कितना हो जाएगा बताइए, 303.15 ना, 15 क्या हो गया, ये 15 के हो गया, समझ जाएंगे ना। आप एक सवाल और लिख लीजिए आप जो, अगर 575 केल्विन को सेल्सियस से बदले, 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। ध्यान दीजिए, हम लोग पदार्थ की 3 अवस्था पढ़े हुए हैं, ठोस, द्रव, गैस। एक चौथी अवस्था भी आता है, उसका नाम को बताएंगे, हैं? लिखिए, प्लाज्मा अवस्था होता है, लिखिए स्टार्ट देखिए। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, हाँ लिखो, या पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। लिखिए, इसी में लिख दीजिए, इस अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत, इस अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत, हाँ आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। आगे इसी में चलना है। इसका उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब में किया जाता है। नियॉन संकेत वाले बल्ब में किया जाता है। चलिए मिलाइए, इसको छूट गया, हाथों पकड़िए, हाथों में। चलिए मिलाइए, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। इस अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। इसका उपयोग
प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब बनाने में क्या आता है? हो गया। चलिए एक स्टार और दीजिए, लास्ट स्टार है चैप्टर का। चलिए देखिए, हम लोग अभी पढ़े हैं पदार्थ की चौथी अवस्था। अब पदार्थ की पांचवा अवस्था भी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, भारत के एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, ये जो है एक अवस्था का खोज किया। बेचारा खोज तो कर दिए, लेकिन क्या हो गया, मर गए, उसका नाम नहीं दे पाए। ठीक है, तो अमेरिका के 3 वैज्ञानिक मिलकर क्या किया, उसके बारे में फिर अध्ययन किया और उसका नाम रखा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बोस सत्येंद्रनाथ बोस ना वैज्ञानिक थे ना, उसी के नाम पर क्या किया कि उस अवस्था का नाम रखा गया। लिखिए तो, पदार्थ की पांचवी अवस्था पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सबसे लास्ट में हाँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हाँ, लिखे पदार्थ के पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हाइट। हो गया, चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया।